बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ इस वक्त सऊदी अरब में हैं। आज उम्रा मुकम्मल किया, उन्होंने दुआ में शिरकत की, ख़त्म कुरान की, और आज उनकी वापसी भी हो जाएगी। और लेकिन वहाँ खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में $5 अरब जो सऊदी अरब जो है वो अपना उसने अनाउंस किए हैं। और जब वली अहद के साथ मुलाकात हुई तो मजीद जो कॉपरेशन है पाकिस्तान के साथ, मुख्तलिफ जो शोबा है ज़िंदगी हैं उनमें पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए सऊदी अरब ने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और अमली तौर पर साथ देने का फैसला किया। अब वहाँ पर मजीद क्या मामलात हुए वो भी एक अपना काबिल जिक्र बात है। मेरे साथ इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर शिराजी साहब, किसी तारफ के मोहताज नहीं है। वेलकम करता हूं प्रोग्राम में। सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम शिराजी साहब। वालेकुम सलाम। शिराजी साहब, मुझे बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो मैं कह नहीं सकता, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे इस पर, कॉन्फिडेंटली उसके ऊपर बात नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ जो बैरून मुल्क से खबरें आ रही हैं, खुसूसन सऊदी अरब से, तो वो एक उम्मीद दिला रही हैं, आगे बढ़ने का एक अंदिया दे रही हैं, और शहबाज शरीफ की कामयाबी की नवीद दे रही हैं। और मरियम नवाज जो वहाँ हैं मौजूद, वो भी पंजाब में बहुत सारे जो हैं वादे वईद उनसे लेके आ रही हैं सऊदी वली अहद से। तो मुझे बताइए ज़रा कि आपको क्या सूरत हाल नजर आ रही है पाकिस्तान के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से। फाइनेंशियली मैं पूछ रहा हूँ, इकोनॉमिकली पाकिस्तान का कितना साथ दे सकेगा? देखिए जी, सऊदी अरब का ताउन जो है वो हर जमाने में पाकिस्तान के साथ रहा है और उसकी लातादाद वजूहात हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सऊदी खानदान जिसकी वहां की हुकूमत है वो शरीफ खानदान के साथ हर जमाने में बहुत कंफर्टेबल रहा है। आपको याद होगा कि दोनों खानदानों ने एक दूसरे को भाई, जहां तक सऊदी हुक्मरानों का ताल्लुक है, उन्होंने भाईचारे मामले में आगे बढ़ के शरीफ खानदान की मदद की है और पाकिस्तान की भी हर मुश्किल जमाने में मदद की है। जहां तक ताल्लुक है इस दौरे का और इसमें जो चीजें अनाउंस हुई हैं, अगर सिर्फ इसको $5 अरब को देख लें तो मैं समझता हूँ कि ये जेस्चर तो बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल $5 अरब की निस्बत बहुत ज्यादा बड़े हैं। अच्छा। और ये मसाइल इतने ज्यादा बड़े हैं कि बैरूनी इमदाद, दोस्त मुमालिक से जो भी इमदाद आए उधर किसी न किसी प्रोजेक्ट के लिए आएगी। तो मैंने ये भी आ रहा है कि सऊदी अरेबिया का भी नाम आता है, कतर का भी है, यूएई का भी है। तो हमारे यहाँ जितने जो हम असासे जो हम फरोख्त कर रहे हैं उसमें उनकी दिलचस्पी है बाज़ असासों में। तो कीजिए वो किसी चीज के अगेंस्ट हमें कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं या खरीद रहे हैं तो वो पैसा हम कहाँ लगाएंगे? सही, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसी बरस हमने कई अरब डॉलर जो है वो पुराने कर्जों का सूद अदा करना है। तो बड़ी रकम तो उसमें निकल जाएगी। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट $5 अरब से पाकिस्तान का बनेगा कुछ नहीं। हाँ। जो पॉलिसीज हमें मुल्क के अंदर नजर आ रही हैं उसमें यह है कि बताया जा रहा है, एक माह हो गया इस बात को, कि जी पंजाब में इन्वेस्टमेंट काफी होगी और लाहौर में खास तौर पर जेर जमीन रेलवे का निजाम जो है वो उसके बारे में सिफारिशात जो है तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। अब जमीन के ऊपर हमसे रेलवे नहीं चल सकी। हुकूमत पाकिस्तान जिसमें 30 बरस का इक़्तिदार है शरीफ खानदान का, उनसे रेलवे जमीन के ऊपर नहीं चल सकी। तो इसका मतलब है कि पूरे लाहौर को एक दफा फिर खोद दिया जाएगा, $अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी जिसमें कर्जे भी होंगे और कर्जों के ऊपर फिर सूद होगा। इसी तरह हमें बताया गया कि 2 बुलेट ट्रेन और चल रही हैं, जैसे ये मेट्रो ट्रेन आपके यहाँ चल रही है, ऑरेंज लाइन ट्रेन। इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं तो देखने में बड़े खुशनुमा है, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या पे करनी पड़ रही है कि ठीक है कई लाख आदमी उस पर सफर तो कर रहा है, लेकिन ये 1.5-2 करोड़ का शहर है सिर्फ लाहौर, और इसमें हम और आप जो लोग उस ट्रेन पर सफर नहीं करते
रोजाना उनकी जेब पे जो बोझ पड़ रहा है वो 400 से 500 रुपए पर हेड का है। जो लोग सफर कर रहे हैं उनको तो सब्सिडाइज रेट पे टिकट मिल रहा है, वो तो ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेवल नहीं कर रहे वो भी टैक्स अदा कर रहे हैं। और ये जो हम आप इस पे पे कर रहे हैं सब्सिडी में जो पैसा जा रहा है। अच्छा, ये तो आप डीमेरिट्स बता रहे हैं ना जी। मुझे बताइए कि मैं थोड़ा ये देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो हमारी जो सियासी जमातें हैं, जिसमें खास तौर पे पीटीआई के हवाले से मैं बात करूंगा, वो कम से कम मैं जो उनकी आवाज देख रहा हूं, जो उनकी सियासत देख रहा हूं, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना चाहते हैं। मैं 2013 से 2014 से उनकी एक्टिविटी देख रहा हूं। वो हमेशा से सड़कों पे रहना चाहते हैं, बजाय इसके कि सर जोड़ के पाकिस्तान को ये आलमी बैंकों की जो IMF के शिकंजे से जान छुड़ाई जाए, हेल्प आउट किया जाए एक दूसरे को, हुकूमत और अपोजिशन जो है पाकिस्तान को बचाने के लिए एक दूसरे के दस्तों बाजू बने। लेकिन उसके बावजूद ये ऐसी सियासत कर रहे हैं कि जो लम्हा लम्हा पाकिस्तान को धकेल रही है तबाही की तरफ, गड़े की तरफ धकेल रही है। तो मुझे बताइए कि ये हम किसको पकड़ें, किसको मुजरम ठहराएं, किसका गिरेबान पकड़ें, कैसे लोग हैं ये अपने मुल्क को तबाह करने पे तुले हुए हैं। चलें, हुकूमत तो कमजोर सही जो भी है, इनको नहीं नजर आता कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, इनको नहीं नजर आता कि किस तरह हमने बचना है, इनको नहीं नजर आता कि इकोनॉमिक जो है एक मुआहिदा होना चाहिए जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, कि हम क्राइसिस से निकल सकें, अवाम को कुछ सुख का सांस मिल सके। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा शिराज साहब? देखिए, इमरान खान साहब के कान में किसी ने ये कह रखा है कि अगर आप जारहाना सियासत जारी रखेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा और आपकी पार्टी के जो लोग मुकदमात में जेलों में हैं या उनके मुकदमात अभी जेर समात हैं, ये समात कुछ मुकदमात की शुरू होनी है, तो आपको रिलीफ उसी सूरत मिल सकता है अगर आप जारहाना बयान बाजी जारी रखेंगे। तो वो तो इस सबक को पढ़ रखा है उन्होंने और इसी पे वो गामजन है। लेकिन वो जितनी मर्जी जारहाना सियासत कर लें और मुल्क में वो जितने मर्जी एहतजाज भी करें जिसकी तो उनको इजाजत नहीं है, सवाल ये है कि उनका एहतजाज जो है वो मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट नहीं बन रहा और ना बनेगा। ये हुकूमत को एक बहाना हाथ आया हुआ है कि जो क्योंकि इमरान खान डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, लिहाजा मुल्क में तरक्की भी नहीं होगी और मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी। देखिए, सारी दुनिया जो है वो किसी भी मुल्क के अंदर अपोजिशन की एक्टिविटी को इतनी अहमियत नहीं देती है, क्योंकि ये आपका अंदरूनी मामला है। हमसे आप बात करें कि हमसे चाहते क्या है, हमें देंगे क्या। सही, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, आदमी बरादरी में कोई रिश्तेदारी नहीं, किसी को एक दूसरे का चेहरा पसंद नहीं होता। हर मुल्क जो है वो अपना मफाद देखता है। दुरुस्त है। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान की जारहाना सियासत जो है वो मुल्क को डिस्टेबलाइज कर लेगी, कुछ भी नहीं करेगी। सजाएं हो चुकी है, मुकदमा चल रहे हैं, बेशतर लोग जेलों में हैं, कुछ और जेलों में चले जाएंगे, कुछ और सजा हो जाएगी। उन्होंने जितनी गेम जो करना था वो गेम कर चुके हैं, असेंबली में उनकी रीजनेबल तादाद मौजूद है, वो वहां पे सियासत करेंगे। और मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट के अंदर अगर वो अपनी सियासत करते हैं अपोजिशन की, तो हर जमात ने अपने जमाने में की है। नवाज शरीफ साहब जब इलेक्शन हारते हैं तो वो क्या अच्छे बच्चे बन के बैठ जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन हारा करती थी, आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो का जमाना, कि वो सैंडल उतार के बुझाया करते थे, डस्ट बुझाया करते थे। तो एहतजाजी सियासत तो हर पार्टी करती है और मैं नहीं समझता उससे कोई खतरात हैं। अपोजिशन का रोल जिसने अदा करना है वो करे। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ यही इसी टाइप की अपोजिशन होती है। किसी ने कोई अच्छी मिसाल तो कायम की नहीं। कौन सा लीडर है, कौन सी जमात है जिसने अपोजिशन में रहते हुए कोई अच्छी मिसाल कायम की हो। तो हम अगर तवक्को करें तहरीक इंसाफ से तो ये हमारी खामख्याली होगी। दूसरी बात यह है कि उनकी एहतजाजी सियासत जो है वो जितनी भी पीक पे चली जाए, मुल्क को उससे कोई खतरा नहीं है। मुल्क को खतरा है हमारी अपनी पॉलिसी से, हमारे लल्ले पे लल्ले, हमारा जो एक्सपेंडिचर है सरकारी लेवल का और जो मराहत हैं उससे हमें खतरा है। मैं शब्बत जहरी साहब को कोट करना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि मैंने ये सर्च रिसर्च की कि जो 23,000 अफराद हैं CBR में बैठे हुए, उनकी जरूरत नहीं है
वो कहते थे मैं 16,000 आदमियों को ये कहना चाह रहा था कि आप सिर्फ घर बैठे और घर बैठ के तनख्वाह लें, हम दफ्तर ना आया करें। वो दफ्तर सिर्फ इसलिए आते हैं कि आके रोज ये देखें कि आज हमने किसको लूटना है, कहाँ से पैसा बनाना है। तो शबनम जहरी साहब ऑन रिकॉर्ड है, उनका टीवी मौजूद है, क्लिप मौजूद है, और वो जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये सीबीआई या बोर्ड सेक्रेटरी की बात नहीं है। और कई इदारों में 50% से ज्यादा जो मैन पावर है वो ये कुछ करने आती है। पुलिस का हाल देख लें, कितने अफराद जो है मनशियात के कारोबार में मुलव्वस पाए गए हैं, और इसमें कितने आला रैंक के अफराद हैं। अब मुझे हुकूमत बताए कि इमरान खान साहब ने क्यों नहीं रोका हुआ उन पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई से, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। और इसी तरह हर महकमे से यही हाल है। उसकी वजह ये है कि जब लोग देखते हैं कि रूलिंग एलीट जो है वो इस मुल्क को लूट रही है, सूट रही है, तो उनको फिर इंकरेजमेंट होती है, वो कहते हैं हम ये काम क्यों ना करें। अगर उनको कोई नहीं पूछता तो हमें भी कोई नहीं पूछेगा। अगर उनका ये राइट है लूटना तो हमारा भी राइट है उनको लूटना। ये कल्चर है हमारे यहाँ। लूट मार का कल्चर जब तक खत्म नहीं होगा मुल्क ना तरक्की करेगा, ना हम मसाइल से बाहर आएंगे। हमें सादगी इख्तियार करनी है, हमें लूट मार का कल्चर खत्म करना है, आम आदमी को रिलीफ देना है, और बैनवी कर्जों पे इन्हिसार नहीं करना। हम अपने हिसाब से कब तक बेचते रहेंगे। ठीक है। अच्छा शराइद साहब, मैं थोड़ा आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं कि इकोनॉमी को हम यकीनन डिस्कस करते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ सहाफत हो रही है, जो कि ब्लैकमेलिंग करके ओहदे लेने के मामलात, आप देखें हमारे सामने एक मिसाल है। मैं अभी दौरे हाजिर की बात नहीं करूंगा, मैं माजी की बात कर रहा हूं कि एक शख्सियत जिनके ऊपर 35 पेंचर्स का इल्ज़ाम लगा, उन्होंने वजारत आला भी अपना इंजॉय की, फिर वो पीसीबी का ओहदा भी उन्होंने इंजॉय किया। मेरी मुराद जो है आपको पता है चिड़िया वाले एक जर्नलिस्ट से है। और ऐसे मफाद परस्त जो अनासर हैं जिन्होंने सहाफत को पता नहीं किस नहज पे ले जाके खड़ा कर दिया है, और उनकी चिड़िया है कि बस वो उड़ती चली जा रही है और खाए चले जा रही है, और आवाम जो है वो भूखी मरी जा रही है, इधर सब अच्छे की गर्दान। और वो किसी भी टेलीविजन पे बड़े तुनतराक के साथ बैठ के अपना एक बड़े हौसले के साथ इतने इतने बड़े झूठ बोलते हैं। आज भी वो हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए कभी नवाज शरीफ के बारे में बात करते हैं, कभी फौज के बारे में हरजा सराई करते हैं। तो जरा नजम सेठी के बारे में थोड़ा सा हमें, मैं चाहूंगा कि आपकी जुबानी। देखिए, आपने जो तारीख बयान की है चिड़िया वाले अंकल की, वो तारीख तो यही है, उसमें आप एक इजाफा भी कर लीजिए, ये भी तारीख का हिस्सा है। एक बगावत के मुकदमे में भी वो मतलूब रहे हैं और वो मुकदमा भी चला। यहाँ पर सब कुछ होता है, और फिर अचानक आदमी को ड्राई क्लीन करके नहला धुला के फिर सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है। ये तो बहुत ज्यादा मासूम है। और ये सिर्फ सहाफत से वाबस्ता लोगों की कहानी नहीं है, सियासत में भी यही कुछ हो रहा है, कारोबार में भी यही कुछ हो रहा है। आप देखिए ना, बस मैं आपको 100 नाम गिनवा सकता हूँ टॉप रैंकिंग कारोबारी अफराद के, जिन्होंने अपने कर्जे माफ करवाए और उसके बाद मजीद फिर कर्जे लिए और फिर माफ करवाए। यहाँ पे तो यार यही चला नहीं, यानी मुल्क की तबाही की सबसे बड़ी वजह यही है। ये जो कर्जों वाली स्टोरी है वो अपनी जगह पे आप देखें, मैंने जिनका नाम लिया है जरा थोड़ा सा हम इन पे रहते हैं। अगर ऐसे कई लोग हम निकाल के ले आए, इनकी बेगम साहिबा को जितवाया गया इलेक्शन, उनको बड़े प्रोटोकॉल के साथ जो है मुस्लिम लीग नवाज के साथ उन्होंने एंजॉय किया। उनके जो आज तक भी वो ज़ाहिर है उनका जो एक स्टाइल है, जो वे ऑफ वर्किंग है, वो आपके सामने है। इसी तरह ये साहब जो हैं, कभी वो किसी एक टेलीविजन चैनल पे बैठ के अपनी चिड़िया को उड़ाते हैं और फिर खबरें लाते हैं और फिर ब्लैकमेलिंग का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं। आप इस जर्नलिज्म के बारे में क्या कहते हैं? मैं जरा थोड़ा सा इस तरह आपको, क्योंकि जर्नलिज्म तबाह हो रहा है, सच्चाई पीछे जा रही है, जमीर मर रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। आपने शमसी साहब दुरुस्त कहा, ये चलन जो है इसने शोबे को तबाह किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो तो जो है सो है हमारे आपके सामने है, वो तमाम लोग जिनका चाल चलन इसी किस्म का है। सवाल तो उस सियासी जमात के सरबराह से होना चाहिए जो उनको टिकट देते हैं, जो उनको ओहदे देते हैं। देखिए ना, सियासी जमात के सरबराह का फर्ज क्या बनता है कि अच्छे लोगों को साथ लेके चलें,
और जो कैपेबल लोग हैं और जो जानदार लोग हैं, जो क्रेडिबल लोग हैं, सही। उनकी टीम बनाए। लेकिन हर जमाने में हमें लोग ऐसे नजर आते हैं जो क्रेडिबल नहीं होते। अच्छा, तो अपनी न्यूसेंस वैल्यू बढ़ाने के लिए वो बहुत कुछ कहते रहते हैं, सही। एक तरफा की बातें करते हैं, और गालिबन फिर जब उनकी वो न्यूसेंस वैल्यू बन जाती है तो फिर उनको ट्रेन करने के लिए उनको उहदे भी दिए जाते हैं, उनकी बेगमात को भी नवाज दिया जाता है, उनके बच्चों को भी नवाजा जाता है, उनके एग्जीक्यूटिव का भी साल किया जाता है। यहाँ पे ये चलन आज का नहीं है, बहुत पुराना है। जी जी। लेकिन अच्छा शराई साहब, आप देखें वहां पे सऊदी अरेबिया में अब मरियम नवाज साहबा मौजूद हैं, अतात तारड़ साहब मौजूद हैं, वहां पे मीटिंग्स हो रही हैं। सुना है तस्वीरें बोलती हैं, तो इन तस्वीरों में तो मुझे जो बड़ा शहबाज शरीफ साहब बड़े इत्मीनान नजर आ रहा है उनके चेहरे के ऊपर। उनकी जितनी मीटिंग्स हो रही हैं वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट ही नहीं जाती। तो वो मुस्कुराहट क्यों है उनके चेहरे के ऊपर? क्या इत्मीनान उनको, क्योंकि जब 14 माह की गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त तो बड़े परेशान थे। इत्मीनान उन्हें इसलिए है कि वो अपने घर में बैठे हुए हैं। सऊदी अरब उनका दूसरा घर नहीं बल्कि पहला घर है। अच्छा। लंदन भी उनका घर है और पाकिस्तान तो हमारा आपका घर है ना जी। एक बात तो ये है कि वहां उन्हें रूहानी सुकून मिल रहा है, लिहाजा वो बहुत ज्यादा खुश है। तीसरे ये कि $5 अरब का जो ऐलान हुआ है वो समझते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी है। जब वो पाकिस्तान आएंगे तो उनका शायान शान इस्तकबाल होना चाहिए, फूलों की पत्तियां निछावर होनी चाहिए और बहुत शान इस्तकबाल होना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ा कमाल किया है। तो वो इस वजह से वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब पेट खुलेंगे तो फिर हमें लगेगा कि वो तो खुश थे लेकिन पूरे मुल्क के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं थी, बल्कि रोने और धोने का मकाम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नासिर शिराइज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने गुफ्तगू की है सऊदी अरब के शहबाज शरीफ के दौरे के ऊपर और वहाँ उनकी जो एक्टिविटीज़ थी उसके ऊपर, और दूसरी तरफ हमने नजम सेठी साहब की सहाफ़त के ऊपर थोड़ा डिस्कस किया है। मज़ीद इन्हीं मौज़ूआत को लेके आगे बढ़ेंगे। मैं छोटा सा ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो नए मेहमान के साथ गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिएगा।